तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर। वीर अपनी लकीर खुद खींचता है, रामधारी सिंह दिनकर को कौन नहीं जानता। 23 सितंबर 1908 को जन्म, स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 को। आपका जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार। आपकी प्रमुख कृतियां कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप छां, मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह। मैं आपके लिए लेकर आया रश्मि रथी से ये पंक्तियां जो उन्होंने कर्ण के लिए कही। यानी मूल क्या है, आप कहां से आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या उतने बड़े वीर हैं जो खींच देते हैं अपने लिए बड़ी लकीर और इतिहास में आप बन जाते हैं अमर। आप होने जा रहे हैं जिलाधिकारी और हम बात कर रहे हैं जीएस पेपर 4 की नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। आज कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्या सही क्या है, सिविल सेवा परीक्षा क्या है, नीति शास्त्र पर प्रश्न पत्र क्यों, पाठ्यक्रम क्या है, और फिर कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ प्रोफेसर अरुण कुमार लगातार जुड़ा रहूंगा। कोशिश है कि लगभग 150 घंटे में यह कोर्स हमारा समाप्त हो। 1 घंटा रोज मैं आपसे बात करूंगा और बहुत सारी सामग्री आपको मिलती रहेगी एथिक्स बाय professoraruणकुमार.com पर। आइए देखें सही क्या है, सही आखिर है क्या, यही हम आइए समझते हैं। एक तरफ से देखें तो ये 4 है, 1 2 3 4 4। दूसरी तरफ से जब हम देख रहे हैं मित्रों तो ये तो 3 रह गया, 1 2 3। लेकिन सच क्या है, सच ये है कि इस तरफ से देखते हैं तो 4 है और इस तरफ से देखते हैं तो 3 है। ये 4 भी है और 3 भी है। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है। सोच समझवादों को थोड़ी नादानी दे मौला। बात यह है कि बहुत पढ़ लिख कर भी क्या आप सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे? हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी इनोसेंस, थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ा सा नीति शास्त्र भी चाहिए होगा। तो हम इसीलिए नीति शास्त्र की बात सिविल सेवा परीक्षा में करते हैं। आइए देखें कि यह सिविल सेवा परीक्षा आखिर है क्या। तो सिविल सेवा परीक्षा जिससे आप आईएएस, आईपीएस बनते हैं, जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जिसमें विभिन्न चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं, तो 1 दिन का होता है। 2 पेपर इसमें होते हैं, जीएस का और सीसेट का, और सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जब आप इसको पास कर लेते हैं 1 दिन के इम्तिहान को, तो आप बच्चों आगे बढ़ते हैं 5 दिवसीय परीक्षा की ओर। ये 5 दिवसीय परीक्षा क्या है? जिसको हम कहते हैं मेंस। ये मेंस की परीक्षा है। मेंस में 5 दिन तक परीक्षा चलेगी। 9 पेपर्स हों, 2 क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, 1 इंग्लिश और 1 कोई रीजनल लैंग्वेज। फिर उसके बाद 1 ऐसे। यहां से आपको मेरिट में कंपीट करने के लिए तैयार करना होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेजेस। इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन ऐसे से मेरिट में जोड़ा जाने लगेगा। 1 ऐसे हो गया। 2 नंबर पर आया 4 जनरल स्टडीज के पेपर, 4 जीएस पेपर्स, 2 ऑप्शनल पेपर्स ऑफ 1 सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट। आपने मान लीजिए हिंदी चुना, हिंदी साहित्य,
या आपने मनोविज्ञान चुना, या आपने फिजिक्स चुना। अब बहुत सारे सब्जेक्टों की एक सूची है, उन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उस सब्जेक्ट में 2 प्रश्न पत्र आपके पास आते हैं। इनका अंकों का विभाजन कैसे है, आइए अभी देखते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा इंटरव्यू। अगर आप इन सब को क्वालिफाई कर ले जाते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक मेरिट पे आ जाते हैं, तो फिर आप पर्सनैलिटी टेस्ट 275 नंबर के पर्सनैलिटी टेस्ट की ओर अग्रसर होते हैं। और यहां मेरिट टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स, और ये टोटल मार्क्स क्या है, मेंस के 1750 और इंटरव्यू के 275। ये 275 और 1750 जोड़कर मित्रों 2025 होते हैं। और इनसे आप समझ पाते हैं कि कैसे आप कलेक्टर बन जाएंगे। और इस सब में मित्रों कुल लगता है लगभग 10 महीने का समय। मित्रों, जो आपके क्वालिफाइंग पेपर्स हैं वो है 1 इंडियन लैंग्वेज और 1 इंग्लिश। इसमें 300 नंबर का पेपर आता है। ये सिर्फ आपको पास करना होता है। इसके बाद जो पेपर्स हमने मित्रों पढ़े और समझे वो था ऐसे 250 नंबर का है, जनरल स्टडीज 1 250 का, 2 250 का, फिर थर्ड जनरल स्टडीज वो भी 250 नंबर का, फोर्थ जनरल स्टडीज वो भी 250 नंबर का, फिर 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट 250 का, और फिर सेकेंड ऑप्शनल सब्जेक्ट ये भी 250 का। टोटल आपके पास 1750 नंबर इस तरह से होते हैं। ये अधिकतम मार्क्स कितना हासिल कर लें। अब अगला सवाल हमारे सामने ये है, तो आइए लक्ष्य लेकर चलें। क्या लक्ष्य? इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का लक्ष्य, लीक खींचने का लक्ष्य। क्या लक्ष्य? कि ऐसे में हमें पाना है 160 नंबर। जनरल स्टडीज के 3 पेपर्स में, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है, तो मैं कह रहा हूं कि आइए 100 का ही लक्ष्य लेकर चलते हैं। हो सकता है आप 100 से अधिक भी प्राप्त कर लें, तो भी मैं कहता हूं आइए 100, 100 और 100 लेते हैं। इसके बाद जो जनरल स्टडीज का पेपर 4 है, जिसकी चर्चा मैं आपसे निरंतर कर रहा हूं, यह भी 250 का है। आइए इसमें लक्ष्य लेते हैं 125। क्या फर्क है पेपर 1 2 3 और 4 में? 1 2 3 में काफी चीजें नई आपको लगातार मिलती रहती हैं। हो सकता है हिंदी माध्यम में उतनी सामग्री उपलब्ध हो पाए, हो सकता है ना हो पाए। लेकिन पेपर 4 तो बहुत स्टैटिक नेचर का है, माने इसमें बहुत सारी चीजें लगातार बदलती नहीं रहती हैं। तो यहां आप अगर एक बार तैयारी कर लेंगे तो फिर दोहराते रहिए, प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, इंप्रूव करते रहिए। यहां आप 250 में से 125 नंबर भी ला सकते हैं। लक्ष्य हमारा फिर ऑप्शनल्स के लिए क्या है कि दोनों में 250 में से हमें 150 और 150 प्राप्त करना है। जैसे ही हम इतना प्राप्त कर लेते हैं तो हम 1750 में से 885 नंबर ले आते हैं। कॉल गारंटीड। कहीं थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो कोई बात नहीं, आपका परिश्रम सार्थक होगा। मैं आपके साथ क्या करने जा रहा हूं, मैं इस पेपर 4 पर आपके साथ काम करने जा रहा हूं। और ये जो पेपर 4 है, यहां हम लगातार काम आपके साथ करते रहेंगे और देखेंगे कि कैसे आप 125 अंक प्राप्त कर ही लें। ये तो हुई रूपरेखा पूरी सिविल सेवा परीक्षा की। आइए देखें कि नीति शास्त्र पर प्रश्न पत्र क्यों रखा गया, आखिर क्या जरूरत है। 2013 से पहले तो ऐसा कोई प्रश्न पत्र नहीं होता था। आज क्या जरूरत पड़ गई कि नीति शास्त्र का प्रश्न पत्र आए। लोकतंत्र में आप यानी प्रशासनिक अधिकारी सर्वाधिकार संपन्न है। आपके पास बहुत अधिकार आते हैं, असीमित अधिकार आते हैं। इन असीमित अधिकारों का राज्य हित में और नीति युक्त प्रयोग बहुत आवश्यक। यदि प्रशासनिक अधिकारी राज्य हित में, लोक हित में
युक्त युक्त सही अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा तो यह लोकतंत्र की भावना के विपरीत चला जाएगा। यह राज्य को, आपके देश को आगे बढ़ने नहीं देगा। यानी हमें यह देखना होगा कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी आए जो नीति युक्त व्यवहार करें। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पुनः रामधारी सिंह दिनकर, तो कैसे विवेक बना रहे, यह यूपीएससी के लिए, भारत सरकार के लिए, समाज के लिए, मेरे और आपके लिए निरंतर चलने वाली चुनौती। न केवल प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह चुनौती है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए चुनौती है। प्रशासनिक अधिकारी राज्य के लिए, सभी नागरिकों के लिए आदर्श है। तो फिर कोशिश ये की जाती है कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो नीति युक्त व्यवहार कर पाए। समाज में नैतिकता की कमी निरंतर होती जा रही है। ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम आपसे ये कहें या बात करें कि नैतिकता की कमी क्यों हो रही। हम और आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि नैतिकता का ह्रास हो रहा है, नैतिकता में कमी हो रही है। नैतिक क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है, इसका ज्ञान नहीं दिया जा सकता। आपके ये अंदर से आता है, आप परिवार से, समाज से निरंतर यह सीख रहे हैं। आपको समाज ने, परिवार ने, शिक्षण संस्थाओं ने नैतिक कर्तव्यों का बोध दिया है। आपके पास ये सामर्थ्य है। अब क्या सभी के पास वही सामर्थ्य होगी? किसी भी कक्षा में आप तो पढ़ते रहे हैं, आपने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी बैठे होते, वही शिक्षक होता है, वही पढ़ा रहा होता है, वही पुस्तकें होती हैं, उन्हीं को सारे विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, कुछ के उतने अच्छे नहीं आते। फर्क क्या है? कहीं तो कोई फर्क है। यूपीएससी भी चाहता है कि आइए देखें कि नीति शास्त्र या नैतिकता का बोध या नैतिक कर्तव्यों का एहसास किसमें थोड़ा ज्यादा है। जिसमें थोड़ा ज्यादा है वह प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। उसको प्रशासनिक अधिकारी के कर्तव्यों का बोध शीघ्र हो जाएगा, क्योंकि जमीन तैयार है। तो तैयार जमीन चाहिए यूपीएससी को बेहतर समाज और पर्यावरण के लिए, बेहतर राष्ट्र के लिए, बेहतर राज्य के लिए, सुशासन के लिए। कानून नहीं आचरण का तरीका सेट कर सकता। कानून क्या बता देगा और कानून क्या कर लेगा? कानून को इंटरप्रेट करने के लिए तो न्यायालय है और आप उसके क्रियान्वयन के लिए हैं। तो आप में सही और गलत का बोध कितना है और कानून से परे भी कानून की भावना को आप समझ पा रहे हैं या नहीं, यह बहुत आवश्यक है। नियमों का पालन करने की प्रेरणा हमें नीति शास्त्र से कुछ मिल जाती है। हम समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। समाज में नैतिकता की कमी है और इसकी वजह से हमें नीति शास्त्र का थोड़ा सा बोध रखने वाले उन व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनको प्रशिक्षित करके इसके योग्य और बनाया जा सके, और हम क्या करें, सर्वोत्तम बनने और प्राप्त करने में सहायक हो जाए ये बोध हमारा, और हम इसका अनुपालन करते रहें। आइए देखें कि एक नैतिक दुविधा होती क्या है। आखिर देखें कि सही और गलत है क्या, क्या है ये दुविधा। तो मैं एक अपना अनुभव आपसे बांटता हूं। ये हीरा हलवाई से जुड़ा हुआ अनुभव है। मैं प्रयागराज से हूं और प्रयागराज में हीरा हलवाई एक बड़ा मशहूर हलवाई है। छोटा सा हलवाई है लेकिन बड़ा मशहूर हलवाई है, और इसके नाम से हीरा हलवाई चौराहा भी है। मैं वहीं की घटना एक आपको बता रहा हूं। मैं एक बार लड्डू लेने गया। मुझको चाहिए थे लड्डू, कितने? 120 लड्डू। मेरी कक्षा में
120 विद्यार्थी थे। हम लोग किसी उपलक्ष्य में लड्डू खाना चाहते थे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी मोटर लेकर चले गए और 120 लड्डू लेने पहुंच गए। अब क्या हुआ, मैंने पूछा हीरे हलवाई से कि एक लड्डू कितने का है। उन्होंने बताया कि एक लड्डू 12 रुपए का है, 12 रुपए पीस। वेरी गुड। मैंने तुरंत कहा 120 लड्डू आप पैक कर दीजिए। 120 लड्डू जब पैक होंगे तो उसको डब्बे में रखना पड़ेगा। ठीक बात। लड़का रखने लगा, कोई उनका नौकर। मैंने देखा कि 30 लड्डू एक डब्बे में आ रहे हैं और 4 पैकेट बनने पड़ेंगे इसके। तो बहुत लंबा समय लग रहा था, टाइम लगा रहा था और मेरा धैर्य चुक रहा था। लेकिन कोई बात नहीं। अब इतना होने के बाद उस लड़के ने तोलना शुरू कर। बहुत हो गया, तोलो मत बेटा, 12 रुपए का एक पीस है, 120 लड्डू मुझे खरीदने हैं, तो मैं तो 1440 रुपया निकाल के खड़ा हूं। 12 मल्टीप्लाइड बाई 120। मैं तो 1440 रुपए लिए खड़ा हूं, जल्दी से पैसे लो, मुझे लड्डू दो, मैं जाऊं यूनिवर्सिटी। लेकिन वो निर्विकार भाव से बच्चा लड्डू तोल रहा है। ओहो, मैंने कहा उससे रुक जाओ बेटा, मत करो इंटरप्टेड। कोई उसने जुम्बिश नहीं ली, नो कॉग्निजेंस। अब उसने तोल लिया। कितना किलो लड्डू आया? 4.25 किलो, 3.75 kg। ये वेट आ गया। अब हीरा हलवाई पे जो काउंटर पे अशोक बाबू बैठे थे, उन्होंने कहा 1350 रुपया दे दें। मैं तो 1440 लिए बैठा हूं, वो 1350 मांग रहा है। अब मैं हतप्रभ था। आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि 1440 तो तय हो चुका है, 12 रुपया पीस, 120 लड्डू गुणा 1440। अब ये 1350 का मामला क्या है? हाउ? सो शॉपकीपर कैलकुलेटेड। कैसे उसने कैलकुलेट किया? 360 रुपए किलो लड्डू के हिसाब। 3 किलो 750 ग्राम, 360 रुपए किलो के हिसाब से कुल मिलाकर रुपया बना 1350। क्या वो 1350 ले कि 1440 ले? क्या 1440 गलत है और 1350 भी तो गलत नहीं है? दोनों में सही क्या है? यही दुकानदार की नैतिकता स्पष्ट होती। दुकानदार ने जो भाव मुझे बताया वो तो बताया एक पीस का, क्योंकि मैंने पूछा एक पीस का। यदि मैं किलो पूछता तो दुकानदार मुझे 360 रुपए बताता। तब मैं पूछता कि मुझे 120 लड्डू चाहिए, 1 किलो में कितने चढ़ेंगे, या 120 लड्डू तोल दीजिए, तो तोल के हिसाब से मिलता, वे करके मिलता, तो वो 360 रुपए किलो मिलता। तब ये 1350 का ही होता। यहां बच्चों अब अगला सवाल आता है कि मान लीजिए तोल 4.25 किलो हो जाती, 4 किलो 250 ग्राम, तो फिर हलवाई क्या मांगता? 1530। क्या आप 1440 की जगह 1530 दे देते? 1530 तो नहीं। तब तो आप झगड़ा करते कि 12 रुपए का एक लड्डू है, 120 लड्डू आपने कहा था, 1440 के होते हैं, मैं 1530 नहीं दूंगा। अब जब आप 1530 देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप 1350 देने के लिए कैसे तैयार हो जा रहे हैं? क्या सही है, क्या गलत है? हीरा हलवाई की दृष्टि से देखिए तो उसने प्रति पीस रेट बताया था, पर केजी वो चार्ज कर रहा है। अब अगर इसका वजन ज्यादा हो जाता तो भी वो ज्यादा न ले पाता, वो आपसे 1440 ही लेता। यही हमें निरंतर जीवन में समझना होगा कि हम कितना लें, कितना हमें नहीं लेना है, कितना हमें क्या नहीं करना है। अब अगला सवाल है मित्रों कि क्या इसे पढ़कर सीखा जा सकता है?
लेट स्टेजेस में तो पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। बहुत आगे अब हम और आप बढ़ गए हैं, आपकी उम्र अब उतनी हो गई है कि कुछ जो अंदर है उसको कितना हम बदल पाएंगे, पैराडाइम्स कितना हम बदल पाएंगे, यह एक विचारणीय प्रश्न है। यद्यपि पैराडाइम्स बदलते हैं, सोच बदलती है, सोच बदलते मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा है, आपने भी देखा होगा। आपकी इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के दौरान बहुत बार सोच बदलेगी। निश्चिंत रहिए कि आज आप जैसे हैं, यह प्रश्न पत्र का अध्ययन समाप्त होते होते तक आप बिल्कुल बदल चुके होंगे। आपकी सोच बदल चुकी होगी, आपका नजरिया बदल चुका होगा, आपके जीने का ढंग बदल चुका होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो बचपन से आप देखते आए, करते आए, समझते आए, लेकिन यह सचेष्ट नहीं था, कॉन्शियस नहीं था। हो रहा है तो कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। जब पता चला कि कितनी देर तक हाथ धोना है, कैसे हाथ धोना है, काहे से हाथ धोना है, कैसे पोंछना है, तो यह हाथ धोना अधिक सार्थक हो गया। यह हाथ धोना अपने उद्देश्य को पूरा कर गया, अन्यथा यह सिर्फ हाथ धोआ जा रहा था। आप समझ पा रहे हैं अब कि नीति शास्त्र क्यों हम पढ़ने की और समझने की चेष्टा करते हैं, क्यों यूपीएससी उम्मीद करता है कि आपको नीति शास्त्र के बारे में कुछ भान, ज्ञान, बोध, समझ होनी चाहिए, जिससे जब आपकी ट्रेनिंग मसूरी में हो तो आप इसको तेजी से पकड़ लें, समझ लें। इसको पढ़ने से कितना सीख पाएंगे मैंने आपको बताया। आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो टूटी हुई कड़ियां थी, ये जुड़कर क्या बन जा रही हैं। ये माला बन जाएगी। आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आप उसको एक तारतम्य में नहीं देख पाते हैं, और जब आप उसको एक तारतम्य में देख पाएंगे तो ये माला के रूप में आएगा और आप नीति युक्त व्यवहार और जीवन जीने लगेंगे। मैंने एक छोटा सा मकान खरीदा, मेरा एक मित्र उसे देखने आया। मेरा मित्र हरियाणा से था। उसने कहा, अरुण, अबे ये तो बहुत छोटे छोटे अनार हैं, इसे कुछ खाद वाद दे, अनार जरा मोटा हो जा। मैंने भी उसी के लहजे में उसे जवाब दिया, हाँ, चूहे को खूब खिला, बिल्ली हो जाएगा। क्या चूहे को कभी हम बिल्ली बना सकते हैं? क्या जो डीएनए है, जो ब्रीड है, जो जीन्स हैं, वो बदले जा सकते हैं? बड़ा मुश्किल है सवाल। यूपीएससी चाह क्या रहा है? वो देख रहा है कि आप कैसे अनार, आप कौन से अनार हैं। तो मैं बताऊं, आप गांधारी अनार हैं, आप सर्वश्रेष्ठ अनार हैं। अब आपको पता नहीं है, आप में जो चमक है वो कहीं दिख नहीं रही, कोई आपको खोलकर देखने को तैयार नहीं है कि आपके अंदर के दाने कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने लाल हैं, कितने रसीले हैं, और ये शायद आपको भी नहीं पता। हम इस नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र में निरंतर यह काम करते रहेंगे कि आपका अनार पुष्पित, पल्लवित होता रहे, चमकदार बने, और ये समझ पाए आप कि कौन कौन से मिसिंग लिंक्स हैं जिनको जोड़ देने से पूरी पिक्चर बन जाती है, और इस पिक्चर को देखने के बाद लोग सिर्फ वाह वाह ही कहते हैं। यही प्रयास है यूपीएससी का आपको छांटते समय, मेरा आपसे वार्ता करते समय। आपका अधिकांश मन और समय कहां जाता है, ये एक बड़ा भारी सवाल है। इस पेपर को पढ़ने से, इस पेपर की तैयारी करने से आपको ये व्यक्तिगत जीवन में भी लाभ हो जाएगा। कहां उलझे रहते हैं, कितनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, कहां आप उलझे रहते हैं। जीवन की तमाम उलझनों का जवाब इस नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र में आपको मिलने लगेगा। आपको तमाम संघर्ष की परिस्थितियों
में लड़ने की क्षमता यह नीति शास्त्र का प्रश्न पत्र देगा। मेरा वादा है, निश्चिंत रहिए कि शनैः शनैः धीरे धीरे आप न केवल परीक्षा की तैयारी करेंगे, बल्कि निरंतर एक नया आयाम जीवन का आपके सामने खुलता जाएगा और आप बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाएंगे। एक होता है ना, अंदर से बहुत दुविधा बनी रहती है, अंतर्द्वंद चलता रहता है, वो अंतर्द्वंद आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। हां, यह पढ़ाई, यह प्रश्न पत्र आपको बौद्धिक रूप से लगातार उद्वेलित करेगा, चुनौतियां देगा। यह प्रश्न पत्र की पढ़ाई आप जब मेरे साथ करेंगे तो यह मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से आपको बहुत बार आघात पहुंचाएगा। आप समझ पाएंगे कि अरे ये क्या हुआ। जैसे आप बहुत अंधेरे कमरे से अचानक एकदम खिली हुई धूप में आ जाएं, तो आपको लगे कि अरे ये भी दुनिया होती है, ऐसा भी होता है। मुझे याद है कि जब मेरा विवाह हुआ तो कुछ दिन बाद मुझे लगा कि मेरी पत्नी को ठीक दिखाई नहीं पड़ता है। मैं तो बहुत जमाने से चश्मा लगा रहा हूं, 18 बरस का था तब से चश्मा लगा रहा हूं। मेरी पत्नी को, मुझे ऐसा लगा कि चश्मे की आवश्यकता है और मैंने उससे कहा कि मुझे लगता है कि आपकी आंख कमजोर है, तो आइए इसकी आपकी आंख टेस्ट करवा देते हैं। बिगड़ गई, आपका दिमाग खराब है, आपने कैसे सोच दिया हमारी आंख खराब है, आपकी आंख खराब है तो सबकी आंख खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं भाई, क्षमा करें, कोई झगड़ा झंझट नहीं, मत टेस्ट कराइए। मैंने 2-3 महीने बाद फिर देखा कि इनके सर में भी दर्द अक्सर हो जाता है, ऐसे ऐसे करके देखती रहती हैं। मैंने फिर इनसे कहा कि आपकी आंख एक बार चलिए टेस्ट करा लेते हैं। फिर बुरा मान गई, बिगड़ गई। कोई बात नहीं। कुछ महीने बाद हम किसी दूसरे शहर गए। हम कार में बैठकर स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से अपने घर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी वाले ने, ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी पेट्रोल भराने के लिए। मैंने दूर कहीं एक जो साइन बोर्ड लगा था उस पर कुछ पढ़ा, अच्छी पंक्तियां थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कह रहे देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। तो बोले, अरे आपकी आंख तो खराब है, आपको दिखाई पड़ रहा है। मेरी आंख ठीक है, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओह, सही आंख वाले को दिखाई नहीं पड़ रहा है, खराब आंख वाले को दिखाई पड़ रहा है। आप समझ तो गए ना? यस, यही बात है। यह मालूम हो जाए कि मुझे कहाँ अपने आप को कितना बदल लेना है, कितना सुधार लेना है, तो फिर ये जो आपके जीवन की बगिया है ये कितनी खूबसूरत हो जाएगी, कितने सुंदर फूलों से महकेगी, कितने खिले हुए रंग यहाँ होंगे। ये आप धीरे धीरे इस प्रश्न पत्र को मेरे साथ पढ़ते पढ़ते देख पाएंगे, समझ पाएंगे। यह जीवन की तमाम कठिन परिस्थितियों में संघर्ष की क्षमता आपको निरंतर देता रहेगा। आइए एक निगाह डालते हैं पाठ्यक्रम की ओर। क्या है इसका सिलेबस? इसका सिलेबस 7 यूनिट्स में बटा हुआ है और 8वीं है केस स्टडी। ये केस स्टडी क्या है, मैं भी इसकी चर्चा करता हूं। एक एक करके आइए पहले इस 7 यूनिट के पाठ्यक्रम को समझते हैं। पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, मानवीय क्रियाकलाप और नीति शास्त्र। फिर है एटीट्यूड, फिर है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद है मित्रों कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके बाद 6ठी यूनिट आती है दोस्तों पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से हमने बात शुरू की, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस की यात्रा पूरी करते करते विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों ने क्या सोचा, क्या देखा को समझते समझते हम आ गए, कहां आ गए? पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर।
और अंत में है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। ये तो हुई 7 यूनिट्स। इसका हिंदी क्या है आइए देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 8वां यूनिट भी है, लेकिन ये 8वां नहीं है केस स्टडीज वाला, ये आधा है। ये 1 to 7 मिलाकर आधा है, आधा। यानी 120 से 125 या 30 नंबर का सवाल 250 नंबर के क्वेश्चन पेपर में से 1 to 7 आता है, और 8वां केस स्टडी भी 120 से 130 के बीच में ले जाता है। छोटी छोटी केस स्टडीज आती हैं जिसको हम लोग मैनेजमेंट में केसलेट्स भी कहते हैं, जहां आपको कोई जीवन की समस्या दी जाती है जो प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ी हुई है, राजनीति से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है और निर्णय लेने के लिए बाध्य करती है, वो केस स्टडी होती है। यही खेल है इस, और यहीं आपको 125 नंबर मिलने की संभावनाएं बन जाती है। मान लेते हैं कि 7 में जो 120 से 130 मार्क्स हैं, इसमें आपको थोड़ा 60-70 ही मिला, 60 मिला मान लेते हैं। लेकिन केस स्टडीज अगर आपने बहुत अच्छे से हल कर ली तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते। केस स्टडी आप कैसे हल करेंगे? केस स्टडी मित्रों आप तभी हल कर पाएंगे जब आप दैनिक जीवन में नीति युक्त व्यवहार करेंगे, जब आप इसको इंटरनलाइज कर लेंगे, जब आप ऐसे ही जीने लगेंगे। कब जीने लगेंगे? जब आप मेरे साथ यात्रा करेंगे और लगातार समझेंगे कि आखिर ये है क्या। आइए देखें हिंदी में इसको क्या कहते हैं। नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, ये था एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध। इसके बाद है हमारे पास अभिवृत्ति। इसके बाद है हमारे पास सिविल सेवा के लिए अभिरुचि एवं बुनियादी मूल्य। इसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ। इसके बाद है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान। फिर है लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र। फिर 7वां है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रोबिटी। ये तो थ्योरेटिकल हो गया। इससे आना है 120 से 130 नंबर का सवाल। और 8वां क्या है? केस स्टडीज, जिसे फिर से आना है 120 से 130 नंबर। तो ये है हमारे सामने पूरा सिलेबस, जिसको हम समझ पा रहे हैं कि ये कहां से आ रहा है। अब दोस्तों, क्या ये कोई एक विषय से जुड़ा हुआ है? ये है क्या? ये फिलॉसफी है, सोशल साइंस है, सोशल स्टडीज है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आखिर है क्या? आइए देखते हैं। हर यूनिट में कुछ कुछ अलग अलग विधाओं से कुछ कुछ अंश लिए गए हैं। यानी जो लाल आपको दिखाई दे रहा है एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो आ गया साइकोलॉजी से। डन। मैंने साइकोलॉजी का योगदान कितना है? यूनिट 2 पूरी, यूनिट 3 का कुछ हिस्सा और यूनिट 4 पूरी। तो दूसरा अंश कहां से आ रहा है? दूसरा अंश आ रहा है फिलॉसफी से। फिलॉसफी क्या कहां है? 5 नंबर। बस इतनी ही है फिलॉसफी। ध्यान रहे मित्रों कि हमारे जो दर्शन शास्त्र के पारंगत विद्यार्थी हैं, उनके लिए लाभ केवल यही है 5 नंबर में। इसके अलावा उनके पास और कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है। उसके अलावा आप और किसी भी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी में कोई अंतर नहीं। और ये जो 5 नंबर है, यहां कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड की बात की जा रही है, इसमें भी बहुत तर्क की, दर्शन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ योगदान की बात है। कुछ याद कर लेना है, कुछ समझ लेना है, सवाल आएगा तो जवाब देना है। यानी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो अधिकांश विद्यार्थियों को नए सिरे से पढ़नी है। दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हो तो उसे साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। साइकोलॉजी का हो तो वो 3 चीज जानता है, बाकी चीज उसे पढ़नी पड़ेगी।
तो बाकी चीज क्या है? बाकी चीज में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्या आया? हरा रंग जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आ गया। फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, यानी 3 का कुछ हिस्सा, और 6 पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और 7th आ गया प्रोबिटी, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आ गया। ओहो, तो 1 कहां गया? 1 में दोस्तों लाल साइकोलॉजी है, हरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये काला सोशियोलॉजी है, कुछ समाज शास्त्र से भी आ रहा है। ये है हमारे स्रोत जहां से हमें ये पूरा सिलेबस मिल रहा है। आप जानते हैं कि किसी को कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं है, किसी को कोई डिसएडवांटेज नहीं है, हम सब एक ही धरातल पर खड़े हुए हैं और मैं आपके साथ हूं निरंतर, और आपको मैं लगातार बताता रहूंगा बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगी, एथिक्स बाय प्रोफेसर अरुण कुमार। अब बाकी की चर्चा हम डे 2 पर करेंगे और उसकी चर्चा जब होगी तब हम आपसे करते हैं। थैंक यू।